तो अभी और कौन से प्लैनेट इसमें बचे हैं? 5वें घर में बृहस्पति और केतु। जुपिटर और केतु। अब हम जब भी किसी होरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स कंजंक्शन में हैं, और इस होरोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर सब प्लैनेट कंजंक्शन में हैं। जैसे यहाँ सूर्य और बुध और मंगल और शुक्र और बृहस्पति और केतु, और यहाँ पर 3 प्लैनेट चंद्रमा, शनि और राहु, इनकी कंजंक्शन है। तो इस कंजंक्शन का हमको रिजल्ट निकालना है। अब उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से कंजंक्शन का आएगा? जो कंजंक्शन में प्लैनेट की डिग्री एक दूसरे से सबसे पास में हो। ज़्यादातर जब हम कंजंक्शन को देखते हैं तो 4-5 डिग्री में अगर कंजंक्शन हो तो उसका रिज़ल्ट एक अच्छा आता है, और सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट उसका आएगा, उस कंजंक्शन का आएगा जिसमें युति में 2 प्लैनेट सबसे पास एक साथ हों। तो इस कुंडली के अंदर बताइए कि कौन से प्लैनेट्स की डिग्री सबसे पास में है? चंद्रमा और राहु 27। तो चंद्रमा और राहु हम देखते हैं कि 2 डिग्री के डिफरेंस पर इस कुंडली में है, और 2 डिग्री का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसका इफेक्ट ये आएगा कि चंद्रमा जो है ये मन के कारक है। एक व्यक्ति अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं, और वो उसके बाद उनसे वो किस टाइप का बिहेवियर उसका होता है या एटीट्यूड होता है, ऐसा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें राहु जो है एक मैलेफिक प्लैनेट है। जो नैसर्गिक गुण राहु का जो है वो एक भ्रम में डालने वाला है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला। राहु को धुआं भी बोलते हैं। क्यों राहु को धुआं बोलते हैं? क्योंकि एक शैडो प्लैनेट है, इनका एक्चुअल फिजिकल कोई इनकी अस्तित्व नहीं है। तो ये एक केवल एक शैडो प्लैनेट कहे जाते हैं। और इसके अलावा जब हम राहु के बारे में बात करते हैं तो जैसा आपको सबको पता है कि राहु और केतु एक राक्षस होते थे जिनका सर काट दिया गया था। तो सर वाला हिस्सा, गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा था वो राहु कहलाए, और नीचे वाला हिस्सा जो था वो केतु कहलाए। तो राहु के पास जब हम देखते हैं तो राहु के पास केवल सर होता है, और सर के अंदर हम देखेंगे कि केवल दिमाग होता है और एक मुंह होता है। तो राहु का प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। दिमाग उसका कंटिन्यूअस दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा राहु की दशा में। और इसका मुंह से क्या तात्पर्य है कि राहु के प्रभाव में राहु सब कुछ खाना चाहते हैं, मगर उनका पेट नहीं होता तो उनका पेट कभी नहीं भरता है। तो इसलिए इसका ये मतलब होता है कि राहु के प्रभाव में व्यक्ति के अंदर एक ऑब्सेशन आ जाती है। किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से पा लेना, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से, बाय हुक और क्रुक, कुछ भी वो अचीव करना चाहता है। अब राहु का क्या असर होता है चंद्रमा के ऊपर कि व्यक्ति के दिमाग को वो प्रभावित करते हैं गलत ढंग से। तो उसकी वजह से व्यक्ति के दिमाग में जो ख्याल होते हैं उनको राहु ब्लो अप कर देता है। तो वो जब ख्याल ब्लो अप हो जाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ गलत तरह के अजीब से विचार आ रहे होंगे, कुछ अजीब ख्याल आ रहे होंगे। और एक्सट्रीम केस में इतनी क्लोज कंजंक्शन के अंदर हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के बिहेवियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। उसका एक्सेंट्रिक बिहेवियर होगा, कुछ अजीब सा, थोड़ा बहुत पागलपन की हद तक जैसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक बिहेवियर इस व्यक्ति का हो सकता है। अब हम बाकी प्लैनेट्स का जब हम इफ़ेक्ट देखते हैं तो इनका इफ़ेक्ट कैसे आएगा, जब हम वैदिक नीति से देखते हैं कि हम देखेंगे कि ये कुंभ लगन की कुंडली है। अब कुंभ लगन में हम देखते हैं कि सबसे पहले छठे घर में 4 नंबर लिखा है जो चंद्रमा का घर है, 8वें घर में 6 नंबर लिखा है जो कि बुध का घर है, और 12वें घर में 10 नंबर लिखा है जो शनिदेव का घर है। ये तीनों ही घर जब एक साथ हो जाए तो ये अच्छे नहीं माने जाते। अब इस कुंडली के अंदर
हम यदि व्यक्ति के दिमाग पर असर पड़ रहा है जो अच्छा असर नहीं पड़ रहा, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो छठा घर हमारे रोग का होता है, यानी कि छोटी मोटी बीमारी का, और चंद्रमा देवता यहाँ के मालिक हैं, यानी कि इस व्यक्ति के दिमाग पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और चंद्रमा देवता की चूंकि युति है राहु के साथ, और साथ में शनिदेव भी यहाँ बैठे हैं जो कि 12वें घर के मालिक हैं, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के दिमाग पर अवश्य ही कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, बुध देवता जो होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, और बुध देवता यहाँ पर 8वें घर के मालिक हैं, यानी कि इनकी बुद्धि भी किसी न किसी तरह से अफेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में इस व्यक्ति के दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जब हम बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं, सूर्य देवता इसमें दूसरे घर में बैठे हैं, और सूर्य देवता 7वें घर के मालिक हैं, तो दूसरे घर में बैठे होने की वजह से सूर्य देवता व्यक्ति के धन, कुटुंब और वाणी के बारे में प्रभाव देंगे, यानी कि सूर्य देवता उसको पैसा दिला सकते हैं। अब सूर्य चूँकि गवर्नमेंट के कारक हैं, तो व्यक्ति हो सकता है गवर्नमेंट की नौकरी से पैसा कमाए या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमाए, और सूर्य देवता की मूवमेंट तेज होती है तो वो व्यक्ति जो है बहुत तेज़ी से पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा और लीगल ढंग से कमाने का प्रयत्न करेगा। 7वें घर के मालिक होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सूर्य देवता का प्रभाव उनके पार्टनर या लीगल पार्टनर या उनकी पत्नी के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी पत्नी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा सूर्य की तरह, और उनमें उनकी वॉइस में एक अथॉरिटी होगी जैसे कि एक राजा के अंदर होती है। दूसरा प्लैनेट चंद्रमा देवता, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम मंगल देवता को देखते हैं तो मंगल देवता यहाँ वीनस के साथ या शुक्र देवता के साथ हैं। तो जब भी मंगल वीनस के साथ होते हैं तो मंगल एक एनर्जी होते हैं, और शुक्र देवता हमारे सब मटेरियल गेन्स, सुख, जो भी हमें इस भौतिक दुनिया में, इस कलयुग में जो भी हमको भौतिक सुख समृद्धि चाहिए, वो सब हमें शुक्र देवता से मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी, मार्स की पूरी एनर्जी इन सब सुखों को पाने में लगा देता है। इसके बाद हम बुध देवता को देखते हैं, तो सूर्य और बुध जहाँ एक साथ हो जाते हैं, इसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में यदि इनकी कंजंक्शन काफ़ी अच्छी हो और अच्छे प्रभाव में हो, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग बनता है, इससे व्यक्ति की इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगला प्लैनेट बृहस्पति हैं। बृहस्पति हम देखते हैं केतु के साथ हैं, तो केतु का नेगेटिव प्रभाव बृहस्पति पर भी आएगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, और इस कुंडली के अंदर बृहस्पति दूसरे घर के और 11वें घर के कारक हैं, और 5वें घर में बैठे हैं। तो 5वें घर में बैठने से बृहस्पति संतान का योग बनाएंगे। 11वें घर के मालिक होने की वजह से बृहस्पति इनको संतान सुख देंगे, और 5वें घर से ये 11वें घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस भाव को वो और भी स्ट्रांग बनाएंगे। और दूसरे घर का मालिक होने की वजह से बृहस्पति देवता इनको धन लाभ देंगे, इनकी कुटुंब में बढ़ोतरी करेंगे, और इनकी वाणी में बहुत मिठास डालेंगे। अगले प्लैनेट शुक्र देवता है, जो मंगल के साथ बैठे हैं। इस युति की हम बात कर चुके हैं, और शुक्र देवता इस कुंडली के अंदर 9वें घर के और 4थे घर के मालिक है, जिसमें ये बैठे हैं। तो यहाँ शुक्र देवता अपने ही भाव में आ गए हैं और बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि शुक्र देवता व्यक्ति को 4था भाव का असर देंगे, यानी कि 4था भाव होता है उसके घर का, व्हीकल्स का, घर में सुख समृद्धि का। तो इस व्यक्ति का घर या व्हीकल हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर होगा, और इस व्यक्ति को वह सुंदर चीज़ें अपने घर के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह कलेक्ट करने का इसको शौक़ हो सकता है। और 9वें घर का मालिक होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि 9वां घर जो होता है हायर एजुकेशन का होता है, 9वां घर रिलीजन का होता है। तो इस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रिलीजन और हायर एजुकेशन, इन सब के बारे में भी इनके अंदर विचार आते होंगे। और 9वां घर लॉन्ग ट्रैवल्स का भी है। तो शुक्र देवता अपने घर में बैठकर इस व्यक्ति को घर से दूर लंबे ट्रैवल्स, लंबी यात्राओं पर भेज सकते हैं।
अगले प्लैनेट शनिदेव हैं। शनिदेव 11वें घर में बैठे हैं, तो 11वें घर का प्रभाव लाभ, धन प्राप्ति इत्यादि का होता है, जो कि शनिदेव देंगे यहाँ पर। और शनिदेव इस कुंडली में 12वें घर के मालिक हैं और पहले घर के मालिक हैं। अब पहला घर जो होता है वो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी मेंटल थिंकिंग, उसका एटीट्यूड। शनिदेव का जो नेचुरल प्रभाव होता है वो क्या होता है कि शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है, व्यक्ति को एक बाउंड्रीज में बांध देते हैं, एक डिसिप्लिन वाले प्लैनेट हैं। और शनिदेव का रंग हम जैसे बोलते हैं काला या गाढ़ा नीला होता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने ही साइन पर आ रही है, यानी कि ये जो कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न पर ही शनिदेव की दृष्टि भी आ रही है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में शनिदेव का प्रभाव होगा, यानी कि वो देखने में हो सकता है कि थोड़ा सा काले रंग का हो और वो पतला हो, उसका वेट ज़्यादा ना हो, ये प्रभाव आ सकते हैं यहाँ पर शनिदेव के। मगर शनिदेव की जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के व्यक्ति काफ़ी बार हमने देखा है कि ये गोरे व्यक्तित्व के भी होते हैं। इन एनी केस, इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो बृहस्पति देवता की 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि भी इस भाव पर आ रही है। तो बृहस्पति देवता भी गोरे रंग के कारक हैं, तो मोस्ट लाइकली इसका जो कलर होगा उसमें गोरा और काला मिला हुआ थोड़े गोरे रंग की तरफ ज़्यादा होने की उम्मीद होती है। इसके बाद शनिदेव 12वें घर के जो मालिक हैं, 12वें घर के मालिक होने की वजह से क्या होगा कि शनिदेव इस लगन में व्यक्ति को खर्चा देंगे। और पहले घर के भी मालिक हैं, तो 12वां घर जो होता है वो हॉस्पिटल, फॉरेन कंट्रीज़, इन सब का होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि शनिदेव के प्रभाव में यह व्यक्ति हो सकता है कि अपने देश से बाहर जाए और या फिर हॉस्पिटल वगैरह में काम करे, या हो सकता है कि इसको कोई बीमारी हो जिसकी वजह से इसको हॉस्पिटल जाना पड़े। अब ये तो वैदिक नीति के हिसाब से हमने देखा। अब हम इसके अगले स्टेप पर चलते हैं, जो कि है कि हमने प्लैनेट्स लेवल पे देख लिया है, अब इसको नक्षत्र लेवल पर देखना है। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि 2 तरह के चार्ट्स होते हैं। एक बेसिक बर्थ चार्ट होता है जिसको नेटल चार्ट भी बोलते हैं, और दूसरा कस्पल चार्ट होता है जिसको चलित चार्ट भी बोला जाता है। तो जब हम भाव निर्णय करते हैं तो हम इन दोनों चार्ट के हिसाब से करते हैं। इस कुंडली में आज के एग्जाम्पल में हम ये एज्यूम करेंगे कि ये दोनों चार्ट सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें जब हम प्रभाव देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभाव में सबसे पहले दशा और अंतर्दशा कौन सी आ रही है। तो आप ज़रा चेक करिए कि कौन सी दशा और अंतर्दशा है। राहु की शनि के साथ। तो हम देखेंगे यहाँ पर राहु की महादशा चल रही है, और राहु कौन से घर में बैठे हैं हमने यहाँ देखना है कि राहु बैठे हैं यहाँ पहले घर में, राहु बैठे हैं 11वें घर में, तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया। इसके बाद राहु किस ग्रह के नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र। राहु सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य देवता यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे भाव में बैठे हैं और 7वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर हम राहु के साथ में 2 और 7वां घर यहाँ पर जुड़ गया। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस दशा में जो राहु की महादशा लंबी होती है 18 साल की, इस महादशा के अंदर राहु क्या प्रभाव देंगे? राहु 11वें घर के मालिक हैं। 11वां घर होता है हमारे लाभ का, हमारे विश फुलफिलमेंट, हमारी इच्छा पूर्ति, और हमारा किसी दोस्तों के साथ नए दोस्त बनाना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना इत्यादि, ये सब घर होते हैं। और बड़े भाई बहन को भी इसी घर से देखा जाता है। तो राहु इन सब चीज़ों के बारे में असर देंगे। अब दूसरा राहु सूर्य के नक्षत्र में होने की वजह से दूसरे घर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो दूसरा घर होता है हमारे धन, कुटुंब, वाणी, इन सब चीज़ों का। तो
जब दूसरा और 11वां घर जुड़ जाता है, यानी कि दूसरे घर को लाभ हो रहा है, यानी व्यक्ति को धन लाभ होगा, उसके कुटुंब में वृद्धि होगी, वो बोलेगा अच्छी तरह से, मगर राहु के प्रभाव में वह आदमी बोलने में बहुत चालाक होगा, बहुत तेज होगा और बहुत चतुराई से बात करेगा। इसके बाद राहु देवता सूर्य के नक्षत्र में, जो कि 7वें घर के भी मालिक हैं, तो 7वां घर होता है हमारा लीगल पार्टनरशिप्स, हमारी मैरिज या शादी, और हमारा प्राइवेट बिजनेस जो हम करते हैं, इन सबको 7वां घर दिखाता है। तो 7वें घर के होने की वजह से राहु अब इस घर का भी इफेक्ट देंगे। तो इस घर का क्या इफेक्ट आता है कि व्यक्ति या तो पार्टनरशिप बिजनेस करेगा इस पीरियड के अंदर में, और या व्यक्ति इस पीरियड में शादी करेगा, या व्यक्ति अपना व्यवसाय खोलेगा। और राहु का प्रभाव में सब चीज़ें अचानक से होती है, यानी कि व्यक्ति का कुटुंब 2 नंबर से बढ़ेगा, शादी की वजह से बढ़ेगा, और 11 नंबर दिखाता है कि वो प्रभाव लाभ के लिए, बढ़ोतरी के लिए होगा। तो यानी कि 2, 7 और 11 की कॉम्बिनेशन ये दिखाती है कि राहु की दशा में इस व्यक्ति की शादी होगी। और राहु चूँकि सब कुछ अचानक से देते हैं, तो इसका मतलब है वह शादी अचानक से होगी। और राहु के प्रभाव में राहु फॉरेन कंट्री, अब्रॉड या विदेश की चीज़ें दिखाते हैं, यानी कि अपने देश से बाहर की चीज़ें, यानी कि इस व्यक्ति की इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज हो सकती है। दूसरी चीज़, उसके धन के प्रभाव के बारे में, दूसरा घर धन दिखाता है और 7वां घर बिजनेस दिखाता है और 11वां घर लाभ दिखाता है। तो ये भी दिखाता है कि यह व्यक्ति अपने प्राइवेट बिजनेस में धन कमाएगा। प्राइवेट बिजनेस 7वें से, धन दूसरे से और कमाना 11वें से। तो ये प्राइवेट बिजनेस में ये व्यक्ति धन कमाएगा। और इसका पार्टनर राहु के व्यक्तित्व का हो सकता है, यानी कि वह पार्टनर बाहर से हो सकता है, अब्रॉड से हो सकता है, थोड़ा सा उसका काला रंग हो सकता है, देखने में वो पतला हो सकता है। इस टाइप के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और अब हम देखेंगे इसके अंदर अंतर्दशा किसकी चल रही हैं। शनि देवता। तो यहाँ पर राहु में शनिदेव की अंतर्दशा चल रही है। अब हम शनिदेव का जब प्रभाव देखते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी कुंडली के लिए अच्छा हो गया। तो शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं और शनिदेव इस कुंडली में 12वें भाव और पहले भाव के मालिक हैं, यानी कि हम यहाँ पर 12 और 1 लिख देते हैं। अब शनिदेव जो हैं ये 11वें भाव से क्या दिखाते हैं, बड़ा भाई या बहन। 12वें भाव से क्या दिखाते हैं शनिदेव, खर्चा, दूर जाना, फॉरेन जाना। और पहले भाव से क्या दिखाते हैं, व्यक्ति का अपना सेल्फ, अपना व्यक्तित्व, उसकी फिजिकल बॉडी, उसकी मेंटल थिंकिंग। तो यहाँ हम देखेंगे कि 11 तो लाभ का घर है, मगर 12 जो है ये वीकनेस का घर है, थोड़े खर्चे का घर है। तो यहाँ क्या होगा इस कंडीशन में कि यह व्यक्ति का शरीर कुछ ना कुछ इसके अंदर बीमारी आएगी या हॉस्पिटल जा सकता है, मगर चूंकि 11वां घर इसमें इन्वॉल्व है, इसकी वजह से वो जाएगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसी तरह से यह व्यक्ति अपने ऊपर बहुत खर्चा करेगा। 1 और 12 का मतलब यह व्यक्ति एक वीकनेस फील करेगा और बात बात में हो सकता है कि डॉक्टर के पास दौड़ा हुआ जाए। 1 और 11 का मतलब है कि यह व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाएगा, या यह व्यक्ति अपने खूब सारे दोस्त इस पीरियड में जोड़ेगा, या यह व्यक्ति किसी एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगेगा। 11 और 12 का मतलब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो भी धन कमाएगा वह धन इस पीरियड में खर्चा भी हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा कमाता रहेगा और वो पैसा उसका खर्चा होता रहेगा। अब इसका अगला स्टेप आता है कि शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो आज हम केवल नक्षत्र तक की बात करेंगे,
जब आप लोग ये नक्षत्र लेवल समझ जाएंगे उसके बाद हम इसके अगले लेवल पे चलेंगे एग्जैक्ट रिजल्ट्स के लिए। तो शनिदेव कौन से प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हैं? चंद्रमा की। तो शनिदेव हम देखते हैं या चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। तो चंद्रमा 11वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ हम दोबारा एक 11 लिख देते हैं। और चंद्रमा 6ठे भाव के मालिक है, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। अब चंद्रमा का हमने पहले ही एनालिसिस किया था कि चूंकि वो राहु के साथ बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में युति बहुत स्ट्रांग है, तो ऑलरेडी उन पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। पर 11 नंबर कुछ इस कुंडली में चंद्रमा देवता के प्रभाव से बचाव देगा। और मगर चूंकि चंद्रमा देवता 6ठे भाव के मालिक हैं, जो कि हमारे छोटे मोटे रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा इत्यादि दिखाता है और हमारी नौकरी भी दिखाता है, तो 6ठे भाव के प्रभाव भी चंद्रमा देवता देगा। तो 6 और 11 का मतलब है, अगर हम नौकरी देखें तो यह व्यक्ति इस पीरियड में नौकरी में जा सकता है। मगर 6 और 12 चूंकि यहाँ इकट्ठे हो गए, तो ये दोनों घर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, यानी कि यह व्यक्ति छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाएगा 12 नंबर से, और 11 नंबर से उसको रिकवरी मिल जाएगी। और ये बीमारी कौन सी हो सकती है? चूंकि इसमें चंद्रमा देवता इन्वॉल्व हैं, तो ये बीमारी मोस्टली मेंटल हो सकती है, दिमागी तौर पर परेशानी हो सकती है। और साथ में ये बीमारी चंद्रमा देवता लिक्विड्स के भी कारक हैं, तो इसको व्यक्ति को कोल्ड, कफ, सर्दी, जुकाम इत्यादि भी लग सकता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है या खर्चा हो सकता है। मगर वो 11 की वजह से फाइनली रिकवर हो जाएगा। ओवरऑल अब हम जब देखते हैं राहु में शनि की दशा, तो यहाँ हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास बनती हैं कि राहु में तो इनकी मैरिज हो गई, और मैरिज का घर 7वां घर और 6ठा घर अब इकट्ठे हो जाते हैं। तो 7वां घर शादी का है और 6ठा घर जो है वो शादी में लड़ाई झगड़े का है। और 12वें घर का भी ये मतलब होता है कि यह व्यक्ति हो सकता है खुद ही दूर चला जाए, यानी कि शादी में कुछ ना कुछ इनके अनबन होगी, और 6ठे घर से इनकी पत्नी या पति इनसे दूर चले जाएंगे, और 12वें घर से ये खुद उससे दूर चले जाएंगे। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट इनके अंदर, मैरिज के अंदर लड़ाई झगड़ा होकर उसको दोनों के बीच में सेपरेशन होने का चांस बन जाता है, या लड़ाई झगड़ा काफ़ी होने का चांस हो जाता है। मगर चूंकि 11वां घर साथ में है, तो अल्टीमेटली ये दोनों में दोबारा सुलह होने का चांस भी बनता है। अब यहाँ पर लड़ाई किस वजह से, पति और पत्नी के बीच में किस वजह से हो सकती है, यदि हम उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ राहु देवता का प्रभाव है और यहाँ शनि देवता का प्रभाव है, और 6ठे घर में चंद्रमा देवता का प्रभाव है। तो राहु देवता के प्रभाव की वजह से क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा अचानक से होगा, किसी चालाकी की वजह से होगा। शनि देव के प्रभाव में क्या होगा कि लड़ाई झगड़े के बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और चंद्रमा देवता का प्रभाव भी अप्स एंड डाउन्स का होता है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। सारे प्लैनेट्स में चंद्रमा सबसे तेज चलते हैं, कि वो 13 दिन में बढ़ते रहते हैं और 13 दिन वो कम होते रहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रमा देवता बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाते हैं, और अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे कि चंद्रमा धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्णमासी की तरफ बड़े होते हैं और उसके बाद अमावस्या की तरफ वे कम होते जाते हैं, उसी तरह से ये जो प्रभाव होगा इसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गए। यानी कि ओवरऑल एनालिसिस अगर हम देखते हैं मैरिज के बारे में या पार्टनरशिप के बिजनेस के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे कि 7, 6 और 12 के प्रभाव में इन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम जो है अचानक से आएगी राहु देवता की वजह से, और इन सब चीज़ों में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। मगर अल्टीमेटली 11 नंबर चूंकि साथ में है, तो आदमी रिकवर कर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एनालिसिस कैसे किया जाता है नक्षत्र लेवल पे ये समझ आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम फिर एक और वीडियो लेकर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।
तो आप लोगों ने यदि कोई अपना हॉरोस्कोप भी चेक कराना है तो आप उसको साथ में लेते आइएगा, तो जो भी हॉरोस्कोप होगा हम एक एक करके हम लोग उन सबको चेक करेंगे।